नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू धाकड़ कौमुदी क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपने मेंस के भारत में संवैधानिक विकास के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कल हमने बात किया था, कल हमने मेंस का पहला एक टॉपिक पढ़ा था, भारत के संवैधानिक विकास में कुछ बातें बताई थी मैंने आपको कि उसके अंतर्गत हमने क्या क्या स्टार्टिंग की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने का प्रयास किया था, किस तरीके से व्यापार को संचालित किया था, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। हमें आज बात करनी थी कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित क्यों किया गया। मैंने आपको बता दिया था रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की मैंने आपको सारी बातें बता दी कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया था। तो हमें आपको बताया था कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो वो ब्रिटेन को राजस्व बेचती थी, उस लड़ाई के अंतर्गत लड़ाई के दौरान उनके राजस्व में क्या आने लगी, कमी आने लगी, जिसके कारण ब्रिटेन में जो राजस्व भेजा जाता था क्या हो रहा था, उसमें कमी आ रही थी, जिस कारण कंपनी ने उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो जिसने वो कल का वीडियो नहीं देखा है उसको देख ले, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आज का टॉपिक। जिसने वीडियो को नहीं देखा है जाके देखे, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, भारत में संवैधानिक विकास के बारे में हमने पुरानी सारी बातें की। 1773 के बारे में हमें बात करनी थी कि 1773 में जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, पहली बार जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो उस एक्ट में क्या बातें कही गई इसके बारे में हमें जानना था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, बताया था कि कंपनी पर पहली बार लगाम कसने के लिए सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, इसमें बातें क्या की गई, ये चीज़ हम आपको बताने से पहले एक चीज़ आपको और बता रहे कि इसमें से 3 नंबर में और 6 नंबर में दोनों तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। किस तरीके से बनेंगे हम वो भी बताएंगे आपको। पहले इसका जो मटेरियल है उसको हम देख लेते हैं और फिर इसमें किस तरीके से हमें आगे चलना है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए, पहले इसके बारे में हम एक पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका एक पॉइंट है 1773 के एक्ट का। इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसके नाम में और उसके अधिकारों में परिवर्तन किया गया। तो अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये पहला अंतर था। उसके नाम में परिवर्तन किया गया, उसके अधिकारों में परिवर्तन किया गया, कुछ विशेष शक्तियां उसको प्रदान की गई, वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा अपन पीढ़ी के बारे में भी बात कर लें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो कौन था, अपना रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव मैंने आपको बताया था, राजपूतों को पराजित कर दिया था। बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ये कौन हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया, पहला परिवर्तन ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये किया गया कि इसकी मदद के लिए, इसकी हेल्प के लिए एक परिषद का गठन किया गया। एक परिषद का गठन किया गया, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल परिषद। गवर्नर जनरल परिषद, कहीं कहीं इसको गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर जनरल परिषद इसकी हेल्प के लिए, इसके कार्यों में मदद के लिए बनाई गई, जिसमें सदस्य जो थे शुरुआत में 4 सदस्य नियुक्त किए गए। कितने सदस्य नियुक्त किए गए, 4 सदस्य नियुक्त किए गए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इसी में आगे बात करें तो ये जो 4 सदस्य थे ये क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे। किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे। ब्रिटेन की क्राउन के द्वारा ये क्या होते थे, नियुक्त होते थे। और इनका जो कार्यकाल रहता था वो कितना रहता था, 5 वर्ष रहता था। कितना, 5 वर्ष रहता था। गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य थे, क्राउन के द्वारा नियुक्ति होती थी
5 वर्ष इनका क्या रहता था, कार्यकाल रहता था। यदि मान लो हमें इन्हें समय से पहले हटाना हो, इनके गवर्नर जनरल परिषद के किसी सदस्य को हमें समय से पहले हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा? तो जो मैंने आपको बताया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनकी अनुमति से, उनकी सलाह से क्राउन के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता था। तो गवर्नर जनरल परिषद के किसी भी सदस्य को यदि हटाना हो तो क्या करना चाहिए? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य थे, उनकी सलाह से क्राउन के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ये अपनी दूसरी बात थी। यदि हम बात करें कि शुरुआत में जो गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो इसके बारे में भी देख लो कौन कौन थे। पहला था क्लेवरिंग, जॉर्ज मानसन, रिचर्ड बॉरवेल, फिलिप फ्रांसिस। ये 4 लोग थे गवर्नर जनरल परिषद की कार्यकारिणी परिषद में। 4 लोग कौन कौन से थे? क्लेवरिंग, जॉर्ज मानसन, रिचर्ड बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो 2 चीजें बताई अपन ने। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य थे, क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सलाह के द्वारा क्राउन की मर्जी से हटाए जा सकते थे। तो ये अपन ने 2 बातें की है मुख्य। तीसरी बारे में बात करें तो इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट में क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस और प्लस अन्य जस्टिस, प्लस अदर जस्टिस रहते थे। तो एक तो चीफ जस्टिस रहता था और 4 अदर जस्टिस रहते थे। एक चीफ जस्टिस रहता था और 4 अदर जस्टिस रहते थे, ठीक है। चीफ जस्टिस पहला ध्यान से रखना, इसमें जो पहला पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ था सबसे पहले, तो ये हुए थे एलिजा इम्पे। कौन हुए थे? एलिजा इम्पे। तो क्या बात की अपन ने अभी तक कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसके चलते? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के चलते। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था, 4 अन्य न्यायाधीश थे। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ? तो एलिजा इम्पे हुई। ये अपनी मुख्यतः बातें थी इसमें। चौथा पॉइंट भी सुनो अब जरा। देखो होता क्या था उस टाइम पे, मैं आपको अच्छे से बताऊं। होता क्या था कि वहाँ पर बंगाल में जो अधिकारी लोग थे, बंगाल में जो लोग अधिकारी थे, जो अंग्रेजी अधिकारी थे या फिर जो भारतीय सैनिक थे, होता क्या था, हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार तो हमेशा से ही रहा है, पुराने ज़माने से रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ होती थी। होता क्या था कि कोई भी व्यक्ति यदि जिसको अपना काम करवाना होता था तो वो क्या करता था कि डायरेक्ट रिश्वत तो नहीं देता था, उपहार स्वरूप रिश्वत देता था। जैसे कि आप मेरे मित्र हो, ठीक है, मैं आपके जन्मदिन में गया हूँ, ठीक है, मैं आपके बच्चे के जन्मदिन में गया हूँ, तो मैं आपके बच्चे के जन्मदिन में एक बढ़िया आईफोन ले गया हूँ, 1.5 लाख का बढ़िया आईफोन ले गया हूँ और मैंने आपके बच्चे को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब पता है जब मेरे को कुछ काम पड़ेगा तो मैं आपसे बोलूँगा तो आपको करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में ये आएगा यार उसने मेरे बच्चे को 1.5 लाख का मोबाइल गिफ्ट दिया तो अपन को ये काम तो करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली गिफ्ट के तौर पर क्या मिल रही थी? रिश्वत मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। तो इसी को कम करने के लिए इस एक्ट में एक बात कही गई कि अब कोई भी बंगाल में अंग्रेजी अधिकारी हो या फिर सैनिक कर्मचारी हो या फिर भारतीय सैनिक अधिकारी हो, उनको किसी भी भारतीय नागरिक से पारितोषिक के रूप में या फिर उपहार स्वरूप कुछ भी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यदि लेते हुए पकड़े गए तो आप नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे और आप पर
एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसमें बात कही थी। अब ये तो चलो ठीक है कि आपने उपहार बंद कर दिया, ठीक है, कोई नहीं लेगा, लेकिन इंसान के मन भटकता तो है ही। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, क्राउन ने ये कर दिया कि हम सारे अधिकारियों की क्या कर देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तो चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं। चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या किया, चौथे पॉइंट में उन्होंने ये किया कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो पारितोषिक और उपहार, जो भेंट स्वरूप जो भेंटें दी जाती थी, भेंट स्वरूप जो दी जाती थी वस्तुएं, उन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। भेंटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भेंटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अधिकारियों व कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि कर दी गई, वेतन में वृद्धि कर दी गई, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी हो, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी हो, भ्रष्टाचार में क्या हो, कमी हो। ये चार बातें मुख्यतः 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात की गई। पहला क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरी बात कही गई, बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद के लिए गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य थे, क्लेवरिंग, मानसन, रिचर्ड वॉरवेल, फिलिप फ्रांसिस। 5 वर्ष इनका कार्यकाल था। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एलिजा एम्प्रेस के मुख्य न्यायाधीश थे, 4 अन्य न्यायाधीश थे। सारी भेंटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उपहार पारितोषिक के रूप में प्रतिबंध लगा दिया गया और संघ में वेतन में वृद्धि कर दी गई अधिकारियों और कर्मचारियों की, जिससे कि भ्रष्टाचार में क्या हो, कमी हो। तो ये मुख्यतः इसमें बात की गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब यदि मैं आपको बताऊं कि हमें यदि मान लो 3 नंबर में प्रश्न आ रहा है, 3 नंबर में प्रश्न आ रहा है और 6 नंबर में प्रश्न आ रहा है, तो हमें इसके क्या क्या की पॉइंट पकड़ने चाहिए, वो चीज़ जरा ध्यान से देखो। पहला क्या पकड़ना चाहिए की पॉइंट, वो देखिए। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना की गई। तीसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चौथा, भेंटों पर प्रतिबंध। अब कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा देखना चाहिए। सॉरी ठीक है, देखना चाहिए, बताता हूँ मैं आपको। हमें क्या है, की पॉइंट पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लोगों के पास, देखो यदि आप लोगों के पास समय हो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि यदि आप लोगों के पास पेपर में समय हो तो आप लोगों को जिस तरीके से मैंने व्याख्यात्मक रूप से चीज़ें समझाई हैं वैसे ही आपको करना है। लेकिन यदि आपके पास समय की पर्याप्त उपलब्धता ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बढ़िया सा डायग्राम बनाइए, जो भी आपको उचित लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक गोला बना दीजिए, अच्छा लग रहा है ये भी, या फिर आप जो हम स्कूल में स्टार बनाते हैं वो स्टार बना दीजिए, ऐसे करके स्टार बना दीजिए, कि जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। क्या करना है इसमें, इसी में हम पहले बात यहाँ पे लिख देते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये हमने बीच में बिंदु डाल दिया। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई, भेंटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवा दी गई। ये ऐसे ऐसे करके क्या करना है, इसमें पॉइंट डाल देना है। जैसे कि हम इसमें भी डाल सकते हैं, ऐसे कर दो, इसमें ऐसे करके डाल दो, ठीक है। यदि आपके पास पॉइंट कम है तो आप ऐसे करके डाल दो, पॉइंट ज़्यादा है तो आप ऐसे करके डाल दो, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। इसमें यहाँ पर लिख दो एक पॉइंट यहाँ लगा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, और यहाँ पे लिख दो बीच में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे क्या होगा, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें काफ़ी सुंदर दिखाई देगी और एग्जामिनर आपको नंबर देने पर कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, ठीक है। ज़्यादा यदि आपके पास समय कम हो तब, ठीक है, और समय ज़्यादा भी हो तब भी आपको क्या करना है, पूरा आपको एक संग अपना जो भी मैंने बताया व्याख्यात्मक रूप से वो लिखना है और साइड में एक डायग्राम बना देना, जिससे कि एग्जामिनर और ज़्यादा खुश हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है।
चलिए 1773 के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे की बात सुनिए। अब अगला क्या था, 1773 में जो पहला एक्ट लाया गया था, ये पहला एक प्रयास था कंपनी को रेगुलेट करने का, लेकिन जो वास्तविक रेगुलेट किया गया वो 1784 में किया गया। वास्तविक रेगुलेट कब किया गया? 1784 में क्या किया गया, जिसको नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया, कंपनी को वास्तविक तौर पर क्या कर दिया गया, उस पर लगाम कसने का प्रयास किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इसमें मैं आपको कुछ एक जरूरी बात बताता हूँ। होता क्या था कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी, मैंने आपको बताया था उसमें 4 सदस्य थे, और जो गवर्नर जनरल था वो उनकी सलाह मानने को क्या था, बाध्य था। यदि मान लो कि कोई भी जगह कोई भी व्यापार या फिर कोई भी मैटर आता था तो उस पर कोई भी बहस होती थी तो गवर्नर जनरल परिषद में उस चीज़ को रखा जाता था। अब 4 लोग हैं गवर्नर जनरल परिषद में, वो होता क्या था, कभी कभी 2 लोग सहमत होते थे, 2 लोग असहमत रहते थे, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन बनना था आपस में। तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों जब समान उसमें आ जाए तो गवर्नर जनरल परिषद को वोट की ताकत उस टाइम पे नहीं थी, तो क्या करने, तो दिक्कत होती थी कि 2 इसके तो नतीजा निकल नहीं पा रहा था। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, इसमें सबसे पहले यही काम किया गया, इस चीज़ को रोकने के लिए। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया गया कि गवर्नर जनरल परिषद में गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्यों की जगह कितने कर दिए गए, 3 सदस्य कर दिए गए। गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य की जगह कितने सदस्य कर दिए गए, 3 सदस्य कर दिए गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह किया गया, क्यों कर दिया गया 3, अब कितना हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बता दी गई। अब इसी में देखो, इसी एक्ट के अंतर्गत 1792 में इसमें एक संशोधन किया गया, इसी में एक 1792 में संशोधन अधिनियम के तहत, 1792 के संशोधन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया, वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया। अब वीटो पावर का मतलब क्या था, यहाँ इस एक्ट 1792 के संशोधन अधिनियम के तहत वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल को भी वोट की ताकत दे दी गई। इसमें मतलब ये था कि यदि मान लो किसी चीज़ से गवर्नर जनरल असहमत है, किसी प्रस्ताव से गवर्नर जनरल असहमत है और गवर्नर जनरल जो परिषद है वो सहमत है, लेकिन गवर्नर जनरल असहमत है, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको असहमत है तो उसको हटा सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है उस प्रस्ताव को। तो उसमें इस वाले एक्ट में ये उसको क्या दे दी गई, पावर दे दी गई 1792 के संशोधन अधिनियम के तहत। वीटो पावर किसमें दी गई, 1792 में। ये प्रश्न आ जाता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दिया गया था, तो 1792 संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। तीसरी चीज इसमें क्या किया गया, ये दूसरी चीज, तीसरी चीज ध्यान से सुनना, इसमें क्या किया गया। देखो होता क्या था कि अब कंपनी ने क्या करने लग गए थे, कंपनी भारत में आके राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही थी, कर रही थी और व्यापार भी कर रही थी। तो उस टाइम पे क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही दोनों चीज़ें देखते थे, क्या व्यापार को भी वही देखते थे और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी वही देखते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत पहली बार क्या किया गया कि राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक नई संस्था बना दी गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई संस्था बना दी गई, किस पर, राजनीतिक गतिविधियों पर को संचालित करने। क्या बोला मैंने आपको, एक नई संस्था बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। ये मैंने आपसे बोला इसमें। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर देखना जरा कि इस तरीके से बंगाल में क्या हुआ, देखना। 2 चीजें हो गई, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गई, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गई,
तो कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उस पर नियंत्रण कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए कौन आ गई? एक नई संस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस प्रकार से पहली बार बंगाल में द्वैध शासन लागू किया हुआ। द्वैध शासन लागू हुआ। तो पहली बार बंगाल में द्वैध शासन कहां पर लागू हुआ? तो 1784 एक्ट के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन बंगाल में लागू हुआ। इस चीज को क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी में अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस एक्ट में एक बात और कही गई, उसको और देख लो। अब क्या था, इस एक्ट के तहत ये पावर और दे दी गई कि अब गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना, गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, इसमें एक पावर और दे दी गई कि अब गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में या फिर युद्ध या फिर संधि नहीं कर सकता। इसमें एक बात और कही गई, वो देख लो जरा चौथे पॉइंट में, कि अब गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना कोई भी युद्ध एवं संधि नहीं कर सकता। ये इसमें बात कही गई। इस चीज को और आप पॉइंट को याद रखना। तो ये किस में बात बता दी मैंने? 1784 की ईस्ट इंडिया एक्ट में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, गवर्नर जनरल के बारे में बता दिया और पूरी चीजें इसके बारे में बता दी कि कहां से कहां तक क्या क्या संभव था। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अब चलते हैं अगले उसमें। अगला आता है अपना 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें देखो क्या किया गया। इसमें किया गया सबसे पहले कि हुआ क्या, ध्यान से सुनना जरा इस चीज को, कि आपने यूरोपियन का नाम सुना होगा, नेपोलियन का नाम सुना होगा, जो कि फ्रांस का नेपोलियन था। उस टाइम पे फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, चरमोत्कर्ष पे थी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो नेपोलियन ने क्या सोचा था? नेपोलियन क्या उस टाइम पे कर रहा था? साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहा था, या फिर अपन बोल सकते हैं महाद्वीपीय जो इसकी योजना थी उसका विस्तार कर रहा था। आपने यदि पढ़ा हो विश्व इतिहास में, तो नेपोलियन का जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें नेपोलियन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो जो इन्होंने एक धारणा लाया था महाद्वीपीय योजना का, उसमें ये बात कही गई थी, उसमें साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में वो बात की गई थी, जिसके तहत यूरोप में जितने भी देश हैं जो इससे कमजोर देश हैं उनको ये क्या करता था? युद्ध करके हड़प लेता था। लेकिन इंग्लैंड उस टाइम पे क्या था? एक मजबूत देश था और क्या रहता था? वो चारों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। इसमें ये है, वैसे दिखाई नहीं देगा, चलो ठीक है। इंग्लैंड क्या है? पूरी चारों तरफ से क्या है? पानी से भरा हुआ है। तो जिस कारण क्या है, उसकी जो समुद्री सेना है वो काफ़ी मजबूत है, और उसको पराजित करना नेपोलियन के लिए इतनी आसान बात नहीं थी। नेपोलियन ने इंग्लैंड पे आक्रमण भी किया, लेकिन वो पराजित हो गया। तो उसकी जो मंशा थी वो साम्राज्य विस्तार की पूरे यूरोप में नहीं सफल हो पा रही थी। तो नेपोलियन ने ये सोचा, क्यों ना करके जो इंग्लैंड का जो व्यापार था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था? काफ़ी नए नए उद्योगों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो नेपोलियन ने ये सोचा कि क्यों ना इनके उद्योगों का क्षरण कर दिया जाए, या फिर इनके उद्योगों को बर्बाद कर दिया जाए, जिस कारण कुछ हो सकता है। उसने आइडिया क्या लगाया, सुनना ज़रा ध्यान से। उसने ये सोचा कि क्यों ना इनके व्यापार पर अटैक किया जाए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे देशों से इनका क्या कर देता हूँ? व्यापार बंद करवा देता हूँ, क्योंकि वो इंग्लैंड को तो नहीं जीता था, लेकिन बाकी देशों को तो उसने जीत लिया था। तो इसने क्या सोचा कि बाकी देशों से क्या मैं कर दूंगा? इंग्लैंड से व्यापार बंद करवा दूंगा। और इंग्लैंड में क्या थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी उसी टाइम पे। तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या क्या हुआ था? बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ था। तो इसने क्या सोचा था कि व्यापार बंद होगा, इससे क्या होगा? उद्योगों में जो माल बन रहा है उसको बेचने के लिए इनको बाजार नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा? जो कर्मचारी जो उद्योगों में लगे हुए हैं उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे कर्मचारी
भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और अंततः सारी जनता इंग्लैंड की महारानी के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि नेपोलियन जो फ्रांस है, फ्रांस से आप क्या कर लो, समझौता कर लो, और फ्रांस भी क्या हो जाएगा, फिर अपने अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसकी क्या थी, मास्टर प्लानिंग थी। तो महाद्वीपीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, नेपोलियन की महाद्वीपीय, ध्यान रखना इसकी, महाद्वीपीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, इसने इंग्लैंड के जो व्यापार था उसको ठप्प कर दिया। व्यापार क्या करके ठप्प कर दिया। तो व्यापार को ठप्प करने से क्या था, जो इंग्लैंड की महारानी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार दे दिया था, एकाधिकार मतलब केवल अकेली कंपनी को जो पूरे भारत पर व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया था, उसको समाप्त करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में क्या हो रहा था, मैंने बताया महाद्वीपीय योजना के तहत क्या हो रहा था, व्यापार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बाहर के यूरोपीय कंट्रियाँ तो उसका माल खरीद ही नहीं रही थी। तो जिस कारण उनकी अन्य कंपनियों ने ये कहा कि हमें भारत में जाकर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो उनकी ग्राउंड भी मजबूर की। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के तहत पहली बार क्या हुआ कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके केवल 2 चीज़ों को छोड़ दिया था। फिर भी सारी चीज़ों पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था, केवल 2 चीज़ों को छोड़ के। कौन कौन सी चीज़ को, चाय व चीन को छोड़कर, चाय व चीन को छोड़कर सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या कर लिया था, एकाधिकार कर लिया। मतलब एकाधिकार, चाय और चीन को छोड़कर सारी चीज़ों पर एकाधिकार क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो पहली चीज क्या कर दी कि कंपनी के चाय और चीनी को छोड़कर सारी चीजों का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। दूसरी चीज इसमें क्या की गई थी, पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। ठीक है, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक की बात की गई थी। ठीक है, तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक की बात की गई थी। नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना के अंतर्गत चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार को क्या कर दिया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तीसरी बात इसमें क्या कही गई, तीसरी बात इसमें ध्यान से सुनना, जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां मतलब ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई जो प्रचारक थे, वो क्या कर रहे थे, उनको भारत में बुला दिया गया या फिर भारत में उन्हें आने की अनुमति दे दी गई और उनसे कहा गया कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है, भारत में आप क्या कर सकते हो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन आपको भारत में रहने या फिर कोई भी स्थायी बसने या फिर आपको यहाँ पर कोई भी जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है। आप ये सब नहीं कर सकते, केवल और केवल आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो तीसरी चीज उन्होंने यही बताई कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में इतनी बात कही गई। ठीक है, तो आज अभी तक के लिए इतना ही। 1813 क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है तो अपलोड नहीं हो पाती। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट तक ही ठीक है अभी तक, और इसके बाद के जितने भी चार्टर एक्ट हैं वो मैं कल पढ़ा दूंगा, और उसके अगले मैं आपकी जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसके बारे में आपको कल चर्चा करूँगा। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, या फिर इस चीज़ में मैं आपको और क्या प्रदान कर सकता हूँ, वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए। जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में करके आप मुझे बता देना। लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलती हैं, धन्यवाद।